मैं उदय तिवारी एक बार फिर से लाया हूँ जीव विज्ञान की श्रृंखला में। हम लास्ट क्लास में हमने देखा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने बात की थी हृदय के बारे में, हृदय की संरचना के बारे में हमने बात की थी। आपको बता दूं, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक रहे, उन्होंने की थी। ठीक है, हमने हृदय के बारे में बात की थी। हृदय की लोकेशन को हमने देखा था कि जो हृदय है हमारे शरीर में थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा में बाईं ओर फेफड़ों में पाया जाता है। ठीक है, हृदय एक पेशी ऊतक है, मस्कुलर ऑर्गन है, जिसके चारों ओर एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और उस पेरिकार्डियम के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि बाह्य आघातों से, एक्सटर्नल जो अफेक्ट है, झटके हैं, शॉक है, उससे हमारे हृदय की रक्षा करता है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि हृदय में रक्त का परिवहन कैसे होता है, कैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हमारे शरीर में होता है। आज हम बात करेंगे रक्त के बारे में, क्योंकि रक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है रक्त परिसंचरण तंत्र का। तो हमें सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर रक्त क्या है, उसके क्या काम है। और हमारे एग्जाम में लगभग रक्त से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और हम समझते हैं कि ब्लड और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं कि जो रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब है यहाँ पर दो अंगों को जोड़ने का काम करता है। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों से जब भोजन की ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, तो ब्लड ही है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है। और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न कोशिकांगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रक्त एक संयोजी ऊतक है जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण विस्कस होता है, श्यान द्रव है, विस्कोसिटी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि एक श्यान द्रव है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का मतलब है इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 है, और मानव शरीर में जो रक्त है उसका वॉल्यूम 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। महिलाओं में 1 लीटर कम होता है। ठीक है, भार के आधार पर अगर हम बात करें तो मानव शरीर का जितना वेट होता है उसका लगभग 1/13 भार का 1/13वां भाग ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है। तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन मान लीजिए दिया हुआ है 169 kg, तो उसमें उसके शरीर में कितना ब्लड पाया जाएगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो उसको आप 1/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो ब्लड है वो पाया जाता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ ब्लड के बारे में। हम बात करते हैं अगर ब्लड के घटकों की बात करें तो ब्लड में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तो है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पसेल्स, रक्त कोशिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा जो है ब्लड का सबसे मेजर कंपोनेंट, मेजर पार्ट होता है, जो कि लगभग 55% भाग ब्लड का पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, और 45% जो पार्ट है वो ब्लड कार्पसेल से बना होता है। इस प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जल, जो कि 91% होता है, और इसके अलावा जल के अलावा 8 से 10% होते हैं आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका सॉल्ट भी हो सकता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ब्लड कार्पसेल्स की बात करें, रक्त कणिकाओं की हम बात करें तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की विशेष रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 है आपका प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड के कोगुलेशन में, रक्त के थक्का जमने में सहायक होती है। आरबीसी के बारे में आपको बता दूं, केवल और केवल ये वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक है, कशेरुकी प्राणी उन्हें कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, इन्हें हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर की रक्षक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम सैनिक कोशिका या गार्ड सेल्स भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में, प्रतिरक्षियों के निर्माण में हमारी सहायता करती हैं। तो एक एक करके अब हम देखेंगे ब्लड कार्पसेल्स, जिनमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आरबीसी इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुल रक्त का लगभग 40% भाग होती हैं। ठीक है, अगर हम ब्लड कार्पसेल्स की बात करें तो आरबीसी जो काउंट जो है, टोटल ब्लड कार्पसेल्स का 90% भाग आरबीसी का बना होता है।
ठीक है, जैसे हमने बात की ब्लड कॉर्पसेल्स में 3 विशेष प्रकार की कोशिकाएं, प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखेंगे, इरिथ्रोसाइट्स। साइट्स का मतलब होता है कोशिकाएं, इरिथ्रो यानी इरिथ्रिन प्रोटीन, ऐसी कोशिकाएं जिनमें इरिथ्रिन प्रोटीन पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो इन 3 में से जो ब्लड आरबीसी है वो लगभग 90% होती है, बाकी 10% में आपका प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, ठीक है। आरबीसी का जो विकास है ये बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा के द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है और वहीं ये डेवलप होती हैं। और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है 120 डेज होता है, 120 दिन उनका जीवन अवधि या जीवन चक्र पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस इरिथ्रिन के प्रोडक्शन को या इरिथ्रिन के स्टिमुलेशन को कहा जाता है, ठीक है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, इसे हम हाइपोक्सीमिया भी कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी का यहाँ पर हमारे शरीर में या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होता है तो हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले 2 प्रमुख अंग हैं, एक तो लिवर है, दूसरा किडनी है। तो ये लिवर और किडनी उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हमारे शरीर में इरिथ्रोपोइटिन नामक प्रोटीन को रिलीज करते हैं। और इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो को इंड्यूस करता है कि इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। और इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस के स्टार्ट होने से आरबीसी का काउंट जो होता है वो बढ़ता है। और आरबीसी काउंट जैसे ही बढ़ेगा तो हमारे शरीर में जिन अंगों में हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, हाइपोक्सीमिया महसूस हो रही थी, वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। इस तरीके से आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन के परिवहन में हमारी सहायता करता है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है यही वो अणु है जिसमें हीम नामक एक आयरन पदार्थ पाया जाता है जो कि लाल रंग का होता है। यह ऑक्सीजन के परिवहन में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हमारी सहायता करता है। आगे हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इनका जो साधारणतः व्यास होता है ये 0.007 मिलीमीटर या 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, जिन्हें हम गार्ड सेल्स, सैनिक कोशिकाएं या सोल्जर सेल्स भी हम कहते हैं। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो यह इम्यूनोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में सहायक होती हैं। इसी कारण से हम इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होती है बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। इन 2 को हम अलग 5 प्रकारों में विभाजित करते हैं। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनता है कि डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार, तो हमारा आंसर 5 होगा। उनको हमने 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स। ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। तो अग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये 2 होती हैं। और ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी हैं तो ध्यान रखेंगे वो है न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है न्यूट्रोफिल्स, जो कि टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स ही पाई जाती हैं। सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी तो ध्यान रखेंगे बेसोफिल्स, बहुत कम मात्रा में, अप्रॉक्स ये 0.1% के आसपास भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें कि मानव शरीर की में पाई जाने वाली सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम है मोनोसाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ध्यान रखेंगे हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है। एक स्टेट एग्जाम में पीएससी में पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी का डायमीटर कितना है। ऑप्शन में आपको मिलेगा 7 माइक्रोमीटर या 0.007 मिलीमीटर। तो ध्यान रखेंगे कि डायमीटर कितना एग्जाम में आता है, ठीक है। इन्हें हम किस और नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके कार्य के बारे में जैसे हमने बात की तो हमने बात की कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हमारी सहायता करते हैं। एंटीबॉडी का मतलब जो रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं, यानी कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में भी सहायता करते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को विकसित करती हैं, ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में हमने बात कर ली। और जो तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें थ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है उन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी से एक रोग, आपने सुना होगा
डेंगू में क्या होता है, एडीज मच्छर के काटने से लोगों को डेंगू रोग होता है। इसमें हमारे शरीर में प्लेटलेट काउंट्स जो होता है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेंगू के उपचार के लिए बकरी का दूध है, ठीक है, पपीते का पत्ता है, ये चीज़ें, और इंसान को रेस्ट लेने के लिए कहा जाता है। तो ये आपका प्लेटलेट से रिलेटेड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्लेटलेट्स कम होने पर कौन सी बीमारी होती है, तो डेंगू बीमारी होती है। किसके काटने पर होती है, तो ध्यान रखेंगे एडीज मच्छर के काटने से होती है। आगे हम देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के एक जीव वैज्ञानिक और चिकित्सक रहे हैं कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 4 रक्त समूहों की खोज की थी। ठीक है, और लैंडस्टीनर विनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बंदर में रीसियस नामक एक बंदर की प्रजाति में RH फैक्टर की खोज की थी। उसी बंदर के नाम पर क्या बना है, RH फैक्टर। तो लैंडस्टीनर ने जो जिन 4 रक्त समूहों के बारे में बात की वो ये ब्लड ग्रुप हैं A, B, AB और O। इन ब्लड समूह ग्रुपों को, इन रक्त समूहों को हम समझते हैं कि आखिर इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे होती है, और किसे ये अपना रक्त डोनेट कर सकते हैं, किसे ये रक्त ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे लाल रक्त ब्लड ग्रुप, रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, उनमें पाई जाने वाले जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उसके कारण हर इंसान में के ब्लड में विभिन्नता, वेरिएशंस पाया जाता है। ठीक है, और इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन क्या है, ये वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को इंड्यूस करते हैं। यानी कि एंटीजन ही एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इंड्यूस करते हैं और इम्यून रिस्पांस को फर्दर ये इंड्यूस करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण ही होती है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी को इंड्यूस करेंगे और एंटीबॉडी क्या करेगी, इम्यूनिटी को डेवलप करने में हमारी सहायता करती है। तो एंटीजन वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो जो जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें पाई जाने वाली जो एंटीजन है वो ए है, और उसी ब्लड ग्रुप में जो पाई जाने वाली जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी है बी। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो बी। अगर व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें पाई जाने वाली जो एंटीजन है वो क्या होगी, तो कैपिटल ए। ध्यान रखेंगे हम रिप्रेजेंट किससे करें, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसमें पाया जाने वाला एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसमें एंटीजन ए या बी कोई भी हो सकता है, और अगर ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का ओ पर है तो उसमें एंटीजन्स नहीं पाए जाते हैं। यानी कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उसमें एब्सेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं और उनमें एंटीबॉडी होती है कौन सी, ए बी। ऐसे व्यक्ति जिनमें ए बी, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, लेकिन जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए है उसमें पाई जाने वाली एंटीबॉडी स्मॉल बी, और जिनका ब्लड ग्रुप बी है उसमें पाई जाने वाली एंटीबॉडी स्मॉल ए है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो ए ग्रुप वालों को दे पाएंगे और उन्हीं से ही वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। बी ग्रुप वाले ध्यान रखेंगे ए के अलावा ये ए और बी दोनों को भी दे सकते हैं। यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले ए और ए बी दोनों को दे पाएंगे, बी वाले बी और ए बी दोनों को दे पाएंगे, ए बी वाले ए बी और ए बी इन सबको ब्लड ग्रुप अपना डोनेट कर पाएंगे, और ओ वाले ये इन्हें हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फैक्टर होता है। तो हम ध्यान रखेंगे ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। सेम वे में ए बी पॉजिटिव जो होता है इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ये अपना ब्लड किससे ले सकते हैं, तो जिन्हें दे सकते हैं उन्हीं से ये अपना ब्लड ले भी सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग की बात होती है। अब हम बात करते हैं कुछ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी को। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टर्मिनोलॉजी है ब्लड प्रेशर। तो हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में जो आर्टरीज पाई जाती हैं उन आर्टरीज पर पड़ने वाला जो प्रेशर है वही कहलाता है क्या,
ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमारी शरीर की आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है वो आर्टरीज की वॉल्स पर कितना प्रेशर आरोपित कर रहा है उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं? मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ब्लड प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के अगेंस्ट मेजर किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किससे मेजर किया जाता है? वो वैक्यूम के सापेक्ष। तो अब प्रश्न ये बनता है कि मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब है, वो वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? कम होता है कि ज़्यादा होता है? बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखें, क्योंकि मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है। ठीक है, इसीलिए अब जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्योंकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है, तो आखिर हम अगर बात करें ब्लड प्रेशर की तो ये होता कितना है? तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। तो ये Hg जो है ये मरकरी है, पारे के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। 120 ये है आपका सिस्टोलिक और 80 जो है ये है आपका डायस्टोलिक। ठीक है, संकुचन और शिथिलन दो प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, जब हमारे शरीर में हमने ब्लड साइकिल पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है ब्लड के सर्कुलेशन में, ब्लड क्या करता है? बार बार पंपिंग करता है, जिससे हम देखते हैं लब डब की आवाज आती है। ठीक, जब हमारा हार्ट बीट होती है तो उसमें लब डब की आवाज सुनाई देती है। उस लब डब की जो प्रोसेस है उससे हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm Hg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm Hg। इस तरीके से एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर है 120/80 mm Hg होता है। और अगर हाई प्रेशर हुआ तो आप +50 कर देंगे दोनों में, और अगर लो ब्लड प्रेशर पहुंचता है आपसे तो 50 माइनस कर देंगे। तो ये होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात कर लिया, स्फैग्मोमैनोमीटर होता है। मानव शरीर जो होता है उसमें हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखे ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उससे भी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।